नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। एक बहुत ही खास शख्स हमारे साथ मौजूद है। भारत की सेना का नेतृत्व, सीमा की चुनौतियां, रणनीतिक फैसलों के बीच एक ऐसा नाम जिन्होंने अपने कार्यकाल में कई अहम मोड़ देखे, कई अहम पड़ाव देखे। आज हमारे साथ है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जो 31 दिसंबर 2019 से 30 अप्रैल 2022 तक भारतीय सेना के प्रमुख रहे और अपने कार्यकाल में उत्तरी सीमाओं से लेकर पूर्वी मोर्चे तक कई अहम ऑपरेशनल चैलेंजेस का सामना किया। लेकिन वर्दी के बाद एक नई पहचान के साथ दुनिया के सामने आए हैं और ये पहचान है एक राइटर की, एक लेखक के रूप में उभरे हैं जनरल। उनकी पहली किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पब्लिश होने से पहले ही चर्चा का विषय रही, आप भी जानते हैं। इतना कि किताब के कुछ हिस्सों को लेकर मामला संसद तक पहुंचा, सियासत गरमाई, संसद 10 दिन तक ठप रही। इसके बाद उनकी दूसरी किताब भी आई और अब उनकी तीसरी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि 3 नहीं 4, एक को तो गिना भी ना जाए अभी, जिसका इंतजार पहले ही चर्चा का विषय बना हुआ है। तो एक ऐसा शख्स जिन्होंने युद्ध भूमि भी देखी, रणनीति भी देखी और अब अपने अनुभवों को शब्दों में ढाल रहे हैं। आज उन्हीं से खास बातचीत, जहां हम जानेंगे सीमा के फैसलों से लेकर किताबों के विवाद तक, क्योंकि कहानी सिर्फ एक जनरल की नहीं बल्कि उस सोच की है जो देश की सुरक्षा और सियासत दोनों को छूती है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार और बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी नई किताब के बारे में बात कर पाऊँ और मुझे उम्मीद है कि हम इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करेंगे। आपकी उम्मीद पर ढालने की और उस पर उतरने की पूरी कोशिश हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज, ये वो किताब है जिसके आप लेखक हैं और ये ताज़ा किताब है। तो जनरल साहब, ये बताइए कि इस किताब में ऐसा क्या है या ऐसा क्या नहीं है जो ये मेरे हाथों में है। तो ये किताब मैंने लिखी है। हाँ। इसमें 25 ऐसे रोमांचक किस्से हैं जो कि काफ़ी अनजाने हैं। जब मैं किताब ये लिख रहा था, जब ये किस्से मैं अपने दोस्तों को सुना रहा था, तो उनको भी ये किस्से कई मालूम नहीं थे। तो उससे मुझे लगा कि एक तरफ से ये जैसे कि इसके ऊपर एक श्राउड या एक पर्दा जो पर्दा है, हाँ। डाल रखा हो, इसलिए क्लासिफाइड इन दैट सेंस कि इतने लोगों को मालूम नहीं है, तो सामने नहीं आ पाया। तो एक कोशिश है कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बारे में ये अनजाने कहानियाँ, जिससे कि हम प्रेरणा लेते हैं, और यही बात मैं और लोगों तक जो है ना मैं पहुंचाना चाहता हूं, एक आम आदमी तक, ताकि जो एक दूरी है समाज में अपने सेना और आम नागरिक के बीच में, वो भी थोड़ी हट जाए। अच्छा, तो जनरल साहब ये कह रहे हैं कि एक दूरी जो है वो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सबसे अनोखी ये पहल है कि जो परंपराएं रही हैं और जो ऐसी चीज़ें जिसमें जो आपको सेना के बारे में और ज़्यादा जानकारी देगी, वो इस किताब का अहम किरदार है। जनरल, एक और महत्वपूर्ण चीज़, ये किताब लिखने के पीछे आप एक इंस्पिरेशन बता रहे हैं और वो इंस्पिरेशन शशि थरूर है। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, काफ़ी सच्चाई है, क्योंकि मैं एक दोस्त के घर था जब मैंने शशि थरूर की किताब वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स वो टेबल पे पड़ी थी। तो मैंने थोड़ा सा 1-2 पन्ने पलटे और वहाँ पे एक चैप्टर मुझे खास याद है, बैक्रोनिम्स करके। वहाँ लिखा था कि SOS, सेव आवर सोल्स। शुरू नहीं हुआ, SOS ऐसे ही था और फिर किसी ने उसको उस SOS को शब्द दे दिए और वो SOS बन गया, और सेव आवर शिप्स और सेव आवर सोल्स। तो जैसे मैंने वो चैप्टर पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ, वो आर्मी में भी एक ऐसा है, माऊ जो गांव है, MHOW, उसको किसी ने मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर बना दिया है, जबकि ऐसे इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो ये जब एकदम वो आइडिया मेरे दिमाग में आया, तब मुझे लगा कि जब एक किताब ऐसे
अंग्रेजी के ऐसे चीज़ों के ऊपर लिखी जा सकती है, तो क्यों ना एक किताब लिखी जाए जिसमें ऐसे रोमांचक कहानियाँ और किस्से जो फ़ौज के बारे में हो। हाँ। और वहाँ से वो मुझे वो तो आपको कितना प्रेरणा टाइम मिली। लगा, क्योंकि बहुत ढेरों किस्से होंगे, ढेरों ऐसी कहानियाँ होंगी। हाँ, लेकिन ये किस्से जो है वो सिर्फ ऐसे चुटकुले नहीं हैं, गंभीर हैं। हाँ, हर किस्से में, हर चैप्टर का जो कहानी है वो फौजी इतिहास, मिलिट्री हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। ये नहीं कि एक कोई ऐसे ये कोई इंसिडेंट हो या कोई घटना घटे सर्विस के दौरान और उसके ऊपर। हर एक चैप्टर, हर एक किस्सा जो है वो शुरू होता है मिलिट्री हिस्ट्री में, चाहे वो 200 साल पुराना हो, 400 साल पुराना हो, और वो कैसे अभी तक फौज में चला आ रहा है और कैसे उससे अभी भी हमारे जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस है उसमें कैसे वो मिल गया है। जैसे चक दे फट्टे, हाँ, जैसे इसके पीछे की कहानी। इसकी पीछे की कहानी। तो मैं चक दे फट्टे की कहानी एक्चुअली यूट्यूब और अलग अलग जगह में एक दो बार आ चुकी है, लेकिन अभी भी आम जनता को इसके बारे में मालूम नहीं है कि चक दे फट्टे की जो बुनियाद है, हाँ। वो मुग़ल और सिख के बीच में जब लड़ाई होती थी, हाँ। तब सिख खालसा जो फ़ौज थी, हाँ। वो अपने घोड़े सवार मुग़लों के कैंप पर हमला करते थे। हाँ। और मुग़लों ने उस इलाके में अपने खुद के लिए छोटे छोटे ये पुल बनाए थे नदी के ऊपर, नालों के ऊपर, जिसमें लकड़ी के फट्टे होते थे। और जब सिख फौजें ये हमला करती थी और वापस आते थे कि मुग़ल उनका पीछा ना कर पाए, तो ये फट्टे उठा देते थे, चक दे फट्टे। आ तो वहाँ से ये शुरू हुआ, जो कि आज हम आम किसी को जोश दिलाने के लिए भी को बोल देते हैं कि चक दे फट्टे। लेकिन उठाओ लकड़ी। लेकिन उसका जो है असल माना ये असल है। माना वो शुरू होता है वहाँ मिलिट्री हिस्ट्री से, फौजी इतिहास से। तो ऐसे बहुत से किस्से हैं जो आपको हाँ, तो उसी तरह सारे किस्से, जैसे लेजिम, उसके ऊपर भी एक चैप्टर है। लेजिम हम अभी जो करते हैं महाराष्ट्र में खास करके, ये हम सब सोचते हैं कि ये गणपति के टाइम पे ही होता है, और एक ये सिर्फ एक डांस ड्रामा टाइप है, या हम देखते हैं उसको रिपब्लिक डे परेड पे, कर्तव्य पथ पे। लेकिन ये भी शुरू हुआ शिवाजी के फौज में। अच्छा। शिवाजी के फौज में ये पीटी था, शारीरिक प्रशिक्षण था। हाँ। एक फॉर्म ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग, तो वहाँ से शुरू हुआ ये। उसी तरह मलखाम, वो लेजिम और मलखाम दोनों एक ही चैप्टर। मलखाम वो कुश्ती था जो पेशवा ने शुरू किया, जिससे पूरे शरीर का एक्सरसाइज होता है। और मलखाम तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन जब मैं स्कूल में था तो लेजिम मैंने भी किया है स्कूल में। अच्छा। हाँ। और मैं जानता हूँ कि लेजिम में कितना कोऑर्डिनेशन लगता है। और जो फौज में जो ड्रिल होता है, वो ड्रिल क्या होता है? ड्रिल वही होता है कि कोऑर्डिनेशन, एक साथ सारे लोग कोरियोग्राफी की तरह कैसे काम करें और एक स्टेप से दूसरे स्टेप में बदलाव कैसे लाना है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मिलिट्री हिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। और इसीलिए आपने ये फैसला किया कि ये किताब द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड, और क्लासिफाइड इसलिए क्योंकि आम आदमी तक मालूम नहीं है ये। लेकिन ये क्लासिफाइड तो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में भी था, जिसको लेकर बड़े हंगामे हुए। तो जनरल, एक ऐसी किताब जो छपी नहीं, जिसका पन्ना किसी ने पढ़ा नहीं, संसद 10 दिनों के लिए ठप हो गई, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया। जब आपने ये सब सुना, जाना, पहली प्रतिक्रिया क्या थी? पूर्व सेना प्रमुख के नाते भी और एक लेखक के नाते भी। तो सबसे पहले तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरी अनछपी किताब को लेकर इतना हंगामा हो सकता है, जो किसी ने ना देखा है ना पढ़ा है। लेकिन उसके अलावा मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि मुझे बहुत भरोसा था कि पब्लिशर के तरफ से ऐसे कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब ये किताब छपने ही वाली थी, वो छपी नहीं थी, तभी मैं MOD ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने
पब्लिशर से ये कहा था कि जब तक हम क्लियरेंस नहीं देते तब तक इसको पब्लिश ना किया जाए, और उसका पब्लिशर जो है वो पालन कर रहे हैं। तो पब्लिशर की तरफ से ऐसे कोई गलत कार्रवाई नहीं हुई है, और अगर किसी ने गैर कानूनी तरीके से पीडीएफ की कॉपी कहीं से हैक करके ले ली हो या ऐसे कोई कार्रवाई की हो तो उसके ऊपर मैं जो है कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। पर ये आप बड़ी बात कह रहे हैं सर, मतलब वो किताब जो छपी नहीं, आप कह रहे हैं आपने वो किताब किसी को दी भी नहीं थी। क्या आपकी तरफ से वो किताब किसी को, परिवार के किसी सदस्य को, किसी को भी दी गई थी? मैंने खुद अपनी किताब नहीं देखी है तो औरों ने कैसे देख ली क्या पता। तो फिर जब आपने ये किताब ऐसे लहराते हुए देखा राहुल गांधी को, तो क्या आपकी प्रतिक्रिया थी? क्योंकि पब्लिशर ने साफ किया, तो आपने भी टिप्पणी की। वही मैं कह रहा हूँ कि मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कहाँ से किताब लहराई जा रही है जो मैंने खुद नहीं देखी। तो फिर बाद में ये आया कि नहीं, हमने तो बाहर से खरीदी ये किताब, बाहर मुल्कों से। एक बार फिर इसके ऊपर मैं कोई कह नहीं सकता। आजकल के ज़माने में इतने सारे साइबर क्राइम हो रहे हैं, हैकिंग हो रहा है, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम वीडियो भी देखते हैं, भरोसा नहीं कर सकते कि वो असली वीडियो है या एआई जनरेटेड वीडियो है। तो आजकल के ज़माने में जब तक आप खुद अपने आंखों से कुछ चीज़ छो ना, देखो ना, तो उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये भी कहा गया कि ये जो किताब है उसका पहला पन्ना हो सकता है कि वो किताब सा दिखता हो लेकिन अंदर खाली पन्ने हो। लेकिन जैसा आप और हम समझ सकते हैं इस चीज़ को, जैसा आप कह रहे हैं एआई का ज़माना है, कोई किसी पर भरोसा नहीं करता है। आपने भी जनरल किताब के पब्लिशर ने जो कुछ भी कहा था उसे रीट्वीट किया था। जी हाँ। लेकिन उसे 10 दिन लग गए आपको रीट्वीट। लोगों ने इसमें भी सवाल खड़े किए कि ऐसा क्यों हुआ कि जनरल को इतना वक्त लग गया इस पर खुलकर कुछ कहने में। नहीं, तो जब पब्लिशर ने ट्वीट किया तो उसके बाद मैंने तुरंत रीट्वीट किया। जब बात तो पब्लिशर और एमओडी के बीच में थी तो मैं मैदान में क्यों उतरूं। जब पब्लिशर ने ट्वीट किया है तो उसको फिर मैंने पूरा समर्थन किया। ये दो लोगों के ये राजनीति की कार्रवाई थी और आर्म्ड फोर्सेस को राजनीति से दूर रखना चाहिए। तो रिटायरमेंट के बाद भी मैं राजनीति से दूर रह रहा हूँ, मैं क्यों इसके बीच में पढ़ूँ। तो मेरा कोई इससे, जैसे मैंने कहा, मैं आराम से अपनी रिटायर्ड ज़िंदगी काट रहा हूँ, अपनी किताबें लिख रहा हूँ। ये दूसरी किताब है मेरी, क्यूरियस एंड दी क्लासिफाइड। मेरी तीसरी किताब जो फिर से एक फिक्शन है, काल्पनिक किताब है, जो मेरे पहली किताब के सीक्वल है। मेरा पहला किताब था द कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी, एक मर्डर मिस्ट्री, और उसका सीक्वल अभी मैं लिख रहा हूँ, जो मेरी उम्मीद है कि अगले साल इसी वक्त के आसपास वो भी छप के आ जाएगी। उस वक्त फिर आप मेरा इंटरव्यू ले सकते हैं। तो लेखक के तौर पर जो किताब आई वो भी चर्चा का विषय है और जो नहीं आई वो भी चर्चा का विषय है जनरल। लेकिन मैं क्योंकि आप यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों से मुखातिब हैं, उनके मन में कुछ उस किताब को लेकर प्रश्न है। जैसे विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि उस किताब में लिखा हुआ था कि सेना चीन की धीरे धीरे गलवान में आगे बढ़ रही थी। आपने रक्षा मंत्री से बात की और उसके बाद आपके पास जानकारी आई कि प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है जो उचित लगे वो करो। क्या जब विपक्ष ये कहता है कि प्रधानमंत्री बैकफुट पर आ गए और इतना नर्वस हो गए कि उन्होंने सब कुछ सेना के हाथ में छोड़ दिया और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो कुछ उचित लगे वो करो? नहीं, ये इंटरप्रिटेशन की बात है। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को पूरा भरोसा है अपने आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर, अपने सेना के ऊपर, चाहे वो थल सेना हो या नौसेना या वायुसेना, कि पूरा भरोसा है अपने आर्म्ड फोर्सेस पे और उनके जो चीफ हैं जो इन आर्म्ड फोर्सेस का नेतृत्व कर रहे हैं, ये पूरा भरोसा है। और इसीलिए वो ऐसे निर्णय ले पाए कि ये एक मिलिट्री डिसीजन है और जो मिलिट्री कार्रवाई करनी चाहिए वो आप करें। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और इसका हमें एक्चुअली
गर्व? हाँ, इसके ऊपर गर्व होना चाहिए कि गवर्नमेंट और आर्म्ड फोर्सेस के बीच में इतने अच्छे ताल्लुकात हैं। आप कह रहे हैं इंटरप्रिटेशन का पूरा मसला है, लेकिन चूंकि ये आपकी तरफ से आ रहा है, ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। प्रधानमंत्री की तरफ से जो मैसेज दिया गया था वो ये मैसेज ऐसा था कि आप जो भी करेंगे हम पूरी तरह से आप पर कॉन्फिडेंस जताते हैं, हमारी सेना जो करेगी हम उसके साथ है, या फिर जो कहा जाता है कि पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा कई बार काम कर जाता है? नहीं, हम सेना जो है जब आम जो कामकाज का तरीका होता है तो इसमें लगातार विचार विमर्श होते रहते हैं। ये नहीं कि एक कोई फैसला एकदम सुनाया जाए या ऐसे कोई डायरेक्शन आए कि ऐसे करो या वैसे करो। इट इज़ आफ्टर लॉट ऑफ डेलिब्रेशन, और ये नहीं कि एकदम से ये घटना घड़ी है, 1-2 महीने से ये चल रही थी, तो हमें पता था कि सोच विचार किस रुख में जा रहा है, क्या करना चाहिए। ब्रॉड गाइडलाइन तो हमेशा होते हैं। तो जनरल नरव ने तो आपको इस ब्रॉड गाइडलाइन के बीच में जो मिलिट्री फ्रीडम है, हाँ, मिलिट्री ऑपरेशंस करने के लिए, वो फ्रीडम हमें दी गई। अब मैं इस सवाल को और थोड़ा जिसे कहते हैं ना सीधा कर देती हूँ। क्या उस वक्त देश के सेना प्रमुख को ये लगा था कि वो इस लड़ाई में गलवान घाटी की अकेले पड़ गए हैं, जब उनसे ये कहा गया कि जो उचित लगे वो करो? बिल्कुल नहीं, मैं अकेला कैसे पढ़ोगे? मेरे पास 12 लाख सैनिक है मेरे पीछे। नहीं, मैं सरकार के लिहाज से। नहीं, सरकार का भी पूरा भरोसा है, तभी तो उन्होंने बोला कि अब जो करना चाहते हो वो करो। क्योंकि भरोसा है कि आर्मी चीफ जो भी फैसला लेंगे वो सही फैसला लेंगे, राष्ट्रीय हित को मद्देनज़र रखते हुए, और वैसे ही हुआ। तो फिर क्या वजह है कि आपकी किताब को, मतलब एक रिपोर्ट आई है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 से लेकर 2024 तक जनरल नरव ने रक्षा मंत्रालय के पास कुल 35 किताबें गई मंजूरी के लिए। इनमें से 3 किताबों को क्लियरेंस उस वक्त तक नहीं मिली थी, बाद में 2 और को मिल गई, जिसमें एक तो लीडरशिप बियॉन्ड बैरिक्स है, फिर एक अलोन इन द रिंग है। लेकिन आपकी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी अभी तक उसे क्लियरेंस नहीं मिली। इस बात का दुख है आपको? ये सवाल जो है मेरे से कई बार पहले भी पूछा जा चुका है। पिछले साल भी जब मेरी दूसरी किताब आई थी, कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी, उस वक्त भी मैंने कहा था कि मुझे लिखने में जो है वो मेरा काम था, उसमें मुझे संतुष्टि मिली है। मेरा काम था वो पब्लिशर को मैं दूं। हाँ। और अभी वो पब्लिशर और एमओडी के बीच में कि आगे क्या होता है उसके साथ, मुझे उस पर कोई दुख नहीं है। आई एम सेटिस्फाइड। आपने कभी एमओडी से बात करने की कोशिश की कि भैया हमारी किताब आने दो? मैं क्यों बात करूं, मेरा काम था पब्लिशर को देना। हाँ, मतलब सीधा नहीं है भाई, आपने पब्लिशर को दे दिया, पब्लिशर का काम है। वो आपने अपनी तरफ से कभी कोशिश नहीं की? जब मैंने कहा कि मेरा काम था पब्लिशर को देना। ऐसा क्या था जो वो किताब अब तक रिलीज नहीं हो पाई है? ऐसा आपने कभी सोचा, इस पर मंथन किया? ऐसी कोई चीज़ थी जिससे वाकई देश की संप्रभुता को या सिक्योरिटी को, या ऐसा कोई ब्लूप्रिंट था? मुझे तो नहीं ऐसे लगता कि ऐसे कोई चीज़ है उसमें जो इतनी गहरी बात हो, जो नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो। लेकिन सबके अलग अलग विचार होते हैं, अलग परसेप्शन होते हैं, अलग लेवल पर जब बैठते हैं तो देखने का नज़रिया अलग होता है। तो कौन सा सही है और कौन सा गलत है, इसके ऊपर हम कह नहीं सकते। लेकिन मुझे यकीन है और भरोसा है कि जो भी फैसला लिया जाएगा वो सही ही फैसला होगा। एक राइटर और एक पूर्व सेना प्रमुख एक ऐसे बिंदु पर जा अटके हैं जहां पर बार बार आपको राजनीतिक मुद्दों का केंद्र बनना पड़ता है। डज दैट अफेक्ट यू? क्या वो आपको परेशान करता है? सच कहो तो नहीं परेशान करता क्योंकि हमें जो हमने चीज़ें देखी हैं फील्ड में, लड़ाई के मैदान में, वो इससे बहुत ज़्यादा बढ़ के थी। तो ये उसके ताल्लुकात में, उसके अगर कंपैरिजन करें तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं।
अपने सामने लोगों को घायल होते देखना, खून खराबा देखना, वो बहुत बड़ी चीज़ें हैं और उसके सामने ये तो बहुत नॉर्मल है। लेकिन आपको कभी इस चीज़ को लेकर परेशानी हुई कि विपक्ष जिस बात को मुद्दा बना रहा है वो मुद्दा है ही नहीं, आप ना आपकी किताब में, ना आपके इंटेंशन में, ना आपके स्टेटमेंट में? जैसे मैं कह रहा था, मैं इससे दूर ही रहता हूँ, मैं पॉलिटिक्स से दूर रहता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, अपने ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं अलग अलग जगह जाके लेक्चर्स देता हूँ युवक को, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूलों में। जो जो मैंने सीख हासिल की है सर्विस के दौरान, लीडरशिप और मैनेजमेंट, और कैसे एक अच्छा नागरिक बनना है देश के उन्नति के लिए, ऐसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ। तो मैं अपने कामकाज में बिज़ी हूँ और लिखने में बिज़ी हूँ। But do you think it's a petty politics, unwanted? I'm really not a political animal. तो मुझे इसमें दिलचस्पी भी नहीं थी। एक बार मैंने, किसी ने मुझे पूछा भी था कि क्या आप चुनाव लड़ोगे? तो मैंने कहा था कि मैं चुनाव नहीं, मैं चीनियों से लड़ता हूँ। तो ये बात है। तो मेरी अपनी ज़िंदगी है, मेरे अपने सोच विचार है। तो अभी भी आप मतलब चीनियों से लड़ने का ही दिल में बैठ, या चुनाव लड़ेंगे? नहीं नहीं, तो वो पुरानी कहानी होगी। तो इसलिए पर राजनीति में कभी इस दुनिया जनरल नरम में में दिखेंगे? इस दुनिया में करने के लिए बहुत सारे चीज़ें हैं अलावा राजनीति के। राजनीति के अलावा लिखाई है, लेक्चर है, एडवेंचर एक्टिविटी है, अपने बच्चों पोतों के साथ खेलना, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ। तो इतने चीज़ें करने के लिए तो क्यों? So General Naravne is not at all interested in politics? Not at all. आगे कोई रास्ता नहीं है किसी भी पार्टी से? न, पॉलिटिक्स से शुरू से दिलचस्पी नहीं है, तो अभी कैसे एकदम से इंटरेस्ट पैदा होगा? एज अ राइटर यू हैव फाउंड अ न्यू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पॉलिटिक्स फॉलो नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना वोट नहीं डालते, वो तो हम करना ही पड़ेगा एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, अपने डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज करने के लिए। वो सारे तो चीज़ें तो होंगी। सो व्हाट इज योर टेक ऑन द करंट गवर्नमेंट? हाउ डू यू? So you have to exercise those rights and your ballot is secret. बैलेट सीक्रेट है, लेकिन इस पर टिप्पणी करेंगे आपके? तो मैं बोला बैलेट सीक्रेट होता है। नहीं, बैलेट पर नहीं, लेकिन सरकार के कामकाज पर और विपक्ष के कामकाज पर। क्या पता कि मेरे वोट के वजह से ही सारा बदलाव हो। सारा बदलाव हो या हो रहा है, जो भी है। तो सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड। द आर्म्ड फोर्सेस आर अपोलिटिकल। हमें आर्म्ड फोर्सेस को राजनीति से कोई मतलब नहीं है, पर अब लेकिन तो इसका मतलब नहीं कि हम फौज में रहते हुए अपना डेमोक्रेटिक राइट नहीं एक्सरसाइज कर सकते, कि हम किसी पार्टी के रैली में नहीं जा सकते या किसी वोट नहीं डाल सकते। सिर्फ रिस्ट्रिक्शन ये है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी या रैली में हम यूनिफॉर्म में नहीं जा सकते। बिल्कुल सही है। लेकिन मतलब एक नागरिक हैं आप, नागरिक के तौर पर जो आम नागरिक के हक है वो हमारे भी हक हैं। हाउ डू यू सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मतलब उनके कामकाज को आप कैसे देखते हैं एक आम नागरिक के तौर पर? फौज में एक बहुत बड़ा अच्छा असूल है कि हम अपने सीनियर के बारे में कभी कमेंट नहीं करते। राहुल गांधी आपके सीनियर है कि जूनियर? हमारे लिए सारे सीनियर हैं। मुझे अच्छा लग रहा है आप जिस तरह सवालों को स्ट्रेटेजिकली किनारा करते जा रहे हैं। तो स्ट्रेटेजी तो हमने सीखी है पूरे और फौज वो में। स्ट्रेटेजी आप यहाँ पर, हम चीनी तोड़ी है। आप कभी चीन पर पीएचडी करना चाहते थे, इज इट ट्रू? एक बार सोचा था, लेकिन फिर गाइड ने बोला कि नहीं, ये सब्जेक्ट ठीक नहीं होगा। और उनका जो उन्होंने इसलिए किया, कहा कि तब मैं उस वक्त में सर्विस में था, उन्होंने कहा कि आप चीन पर क्या मतलब खास स्टडी करोगे, ना आप कहीं चीन जा पाओगे, ना आप मैंडरिन भाषा जानते हो, आप मैंडरिन के पेपर या पीरियडिकल्स किताबें नहीं पढ़ोगे, तो अब ये फ्रेश इंसाइट क्या लाओगे चीन के बारे में? तो आप क्यों चीन पर पीएचडी करना चाहते थे? नहीं, फिर नहीं, मैं पीएचडी करना चाह रहा था। हाँ, पर मन में क्या विचार था? मन में, क्योंकि वो चाइना डेस्क में पर मैं था एज अ कर्नल। फिर 2-3 मेरे जो डिप्लॉयमेंट थे वो चाइना बॉर्डर पर थे। जब मैं डिफेंस अटैचे था म्यांमार में, तो म्यांमार में
चीन का बड़ा इन्फ्लुएंस था, तो मुझे लगा कि मुझे चीन के बारे में कई चीज़ें मालूम हैं, लेकिन ये गाइड ने फिर जब ये बताया कि आप ओरिजिनल थॉट क्या लाओगे, वेयर इज़ योर PhD इज़ ओरिजिनल रिसर्च, यू गो इन डेप्थ ऑन अ स्मॉलर सब्जेक्ट। और इसीलिए फिर उन्होंने कहा कि आप देखो कि आपका कहाँ ऐसे आप ये कर पाओगे जहाँ आपके पर्सनल एक्सपीरियंस और रिसर्च काम आएगा। और इसीलिए मैंने फिर PhD अपना किया नागालैंड के ऊपर। अच्छा, लेकिन चीन के बारे में आप कह रहे हैं कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके हाथ लगी थी। एक छोटी सी चीज़ जो हर हिंदुस्तानी के जहन में आती है, क्या आपके पास उसका उत्तर है? क्या चीन से हमारा सीमा विवाद कभी हल हो सकता है? मुझे तो लगता है कि हो सकता है, क्योंकि एक बाउंड्री इशू है, और बाउंड्री बाय डेफिनेशन एक अजीब ये होता है कि एक जब आप बॉर्डर कहते हो, तो बॉर्डर एक डिमार्केटेड बॉर्डर होता है। मैप के ऊपर भी एक लकीर लगी होती है, ज़मीन के ऊपर वो पिलर होते हैं, एक तरफ इंडिया लिखा होता है, एक तरफ पाकिस्तान या जो भी दूसरे देश का नाम है, बांग्लादेश। तो यू नो एग्जैक्टली वेयर द बॉर्डर इज़। लेकिन चाइना के साथ ये एक बाउंड्री है, और बाउंड्री इशू हमेशा सुलझ सकते हैं। इनफैक्ट चीन का अपने जितने भी बाकी पड़ोसी देश थे, 14 या 15 पड़ोसी देश हैं, सबके साथ उनके बाउंड्री इशू हल हो चुके हैं, सिर्फ 2 के साथ बाकी हैं। और उनमें से हम एक हैं। एक, और क्योंकि हमारे साथ भूटान अपने आप जुड़ जाता है, तो वो दूसरा है। तो जब 14 में से 12 सुलझ चुके हैं, तो ये भी हो जाएगा, सिर्फ आपस में बातचीत करने की ज़रूरत है। ये जब आप कहते हैं तो कोई टाइम फ्रेम आपके जहन में है, या आपको लगता है कि वी शुड लीव इट ऑन टाइम? नहीं, बातचीत तो जारी रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम बातचीत करते हैं तो जो एक दूसरे के विचार है, व्यू पॉइंट है, वो समझ में आते हैं। और जो भी फैसला फिर लिया जाता है या समझौता होता है, वो हमेशा एक विन विन सिचुएशन होना चाहिए। और जो डिफरेंसेस हैं, वो जैसे हम बातचीत करेंगे, वो नैरो डाउन होते होते हम उस जगह पहुंचेंगे, जबकि ऐसे लगेगा कि हाँ, जो हम मांग रहे थे हमें भी मिला है, और जो वो मांग रहे थे उनको भी लगना चाहिए कि उनको मिला है। आप सेना प्रमुख थे जब गलवान का केस हुआ था, 20 जवान हमारे जो हैं देश ने उनको खो दिया। तो ऐसे में चीन को आप किस लेंस से देखते हैं? एक दुश्मन मुल्क की तरह देखते हैं, पड़ोसी मुल्क की तरह देखते हैं? क्योंकि आप खुद उस वक्त जब उसने देश को ज़ख्म दिया था, मतलब हमारा वॉर भी चीन के साथ हो रखा है, आप किस लेंस से चीन को देखते हैं? जब ऐसे किस्से होते हैं तो ज़रूर एक दुश्मन के लेंस से देखते हैं, और उस वक्त जो भी हम कार्रवाई करते हैं, तो वो हम भी प्रोफेशनली, एक प्रोफेशनल आर्मी के तौर पर करते हैं। लेकिन ये वॉर की स्थिति या दुश्मनी की स्थिति हमेशा तो नहीं रह सकती, तो उससे हमें आगे बढ़ना है। तो जब आगे बढ़ना है तो फिर वो एक दूसरे लेंस से देखना पड़ेगा, डिप्लोमेटिक लेंस से, पॉलिटिकल लेंस से। लेकिन जहाँ तक फ़ौज की बात है, वो हम जब बॉर्डर पर तैनात है, तो जो बॉर्डर के उस तरफ है वो तो हमारे लिए दुश्मन ही है, जब तक कि हमारा समझौता ना हो जाए। और ऐसे में एक और दुश्मन मुल्क, खासकर जब आतंकी हमले होते हैं, अभी हाल ही में पहलगाम की बरसी सर पहली आई है, हमने देखा कि देश की सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था। सेना के पूर्व प्रमुख के तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को आप कैसे देखते हैं? वॉज इट अ वंडरफुल ऑपरेशन? क्योंकि बार बार विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि सेना को थोड़ी और छूट दी गई होती तो POK हमारा होता। नहीं, एक वंडरफुल ऑपरेशन था, और हर ऑपरेशन में हमें देखना चाहिए कि पॉलिटिको मिलिट्री एम क्या है, और अगर वो एम हासिल हो चुका है तो फिर वो ख़त्म कर देना चाहिए, तो वो ऑपरेशन। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर किया, वो बहुत ही अच्छा ऑपरेशन था, क्योंकि पहली बार जब उरी हुआ तब भी हमने टेररिस्ट कैंप के ऊपर हमला किया, लेकिन वो बॉर्डर के पास थे और छोटे वाले कैंप थे। पुलवामा के बाद भी हमने बालाकोट किया, फिर टेररिस्ट कैंप के ऊपर ही हमला किया। लेकिन सिंदूर के बाद एक बड़ा बदलाव आया है कि
ना सिर्फ टेररिस्ट कैंप, लेकिन उसका जो समर्थन कर रहे हैं, उसके जो लीडरशिप है, उसके जो हेडक्वार्टर्स है, चाहे वो पीओके में हो चाहे वो पाकिस्तान में हो, जो भी टेररिस्ट का समर्थन करेगा, जहाँ पर भी होगा वहाँ, जैसे हमारे रक्षा मंत्री ने कहा, घुस घुस कर मारेंगे। ये तो एक हमारे जो है रणनीति में, स्ट्रैटेजी में, पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और जो अच्छे के लिए है। और इससे मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आतंकवादी कार्रवाइयाँ हो रही है हमारे देश में, उसमें गिरावट होगी। लेकिन विपक्ष जो ये कहता है कि ये सेना पर सवाल नहीं है, सरकार पर सवाल है कि उन्होंने इस ऑपरेशन को पूर्णतः होने नहीं दिया, ऐसे वक्त पर रोक दिया जब हम पाकिस्तान को पूरी तरह से कब्जे में ले सकते थे, सेना को रोक दिया। नहीं, जब कभी कोई ऑपरेशन होता है तो पहले उसका उद्देश्य क्या है वो दिया जाता है। तो ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य लिमिटेड था और जैसे हमने वो उद्देश्य हासिल किया तो कार्रवाई हमने बंद की। उद्देश्य उससे आगे तो था नहीं। एम, हमें प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर में सबसे पहले सिखाया जाता है सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम। एम क्या है? कितना सिंपल तरीके से आपने सारे सवालों पे एकदम फुल स्टॉप लगा दिए। वी अचीव द एम एंड देन वी केम बैक। अभी आप देखो यूक्रेन में, ईरान में, उनको एम ही नहीं पता तो लड़ाई चली जा रही है। हाँ। हमें एम मालूम था, हमने एम हासिल किया और उधर हमने रोक। लास्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल हालात, खासकर अमेरिका और ईरान के मसले को एक रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर आप कैसे देखते हैं? देखिए, फोर्स और लड़ाई जो है इट शुड ऑलवेज बी दी लास्ट ऑप्शन। हाँ। और जब बातचीत चल रही थी, नेगोशिएशंस चल रहे थे, नेगोशिएशंस के बीच में ही अचानक लड़ाई और बमबारी शुरू करना, वो एक तरह से सही बात नहीं थी। नेगोशिएशंस को पूरा मौका देना चाहिए, डिस्कशन। और हमारे भी हम हमेशा कहते आए, रिजॉल्व योर डिस्प्यूट्स थ्रू डिस्कशन, not through use of force. And use of force should always be a last resort when everything else has failed. तो मेरे ख्याल से जो आज अभी लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो अगर बातचीत करते सही तरीके से, और जैसे मैंने पहले भी किया है, गिव एंड टेक तो होना ही, एक विन विन सिचुएशन होना चाहिए, तभी तो वो समझौता होगा। लेकिन चूंकि ये दोनों आप सिर्फ अपना ही चाहोगे तो फिर ये अब चूंकि ये दोनों हम लोग तो थर्ड एक आई की तरह देख रहे हैं इन दोनों मुल्कों की लड़ाई में, आपको ईरान की फाइट और अमेरिका की फाइट कैसे दिख रही है? इजराइल की फाइट, मतलब कौन सा मुल्क जो है आपको लग रहा है कि इस वक्त पावरफुल पोजीशन में है? आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा पावरफुल पोजीशन में, दोनों अपने अपने अलग स्ट्रैटेजी से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और कौन किसके ऊपर सही और गलत के चश्मे से देखना सही होगा? कौन किसके ऊपर भारी प्रभावित होता है वो आगे जाके ही चलेगा, पता चलेगा। लेकिन जो भी हो रहा है वो पूरे दुनिया के लिए एक ख़राब चीज़ है। ना सिर्फ मिडिल ईस्ट में, सभी जगह जो आम नागरिक अलग अलग देश में, उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है। पेट्रोल प्राइसेस आर गोइंग अप। यूएस में भी बढ़े 50%, 60%, यूके में भी, इंडिया में भी। इंडिया में नहीं बढ़े अभी तक क्योंकि हमारे पास अभी भी बफर स्टॉक्स थे, लेकिन दूसरे एसेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइसेस क्या भारत जो इस स्थिति में डील कर रहा है वो आपको जस्टिफाइड लग रही है? वो बेहतर और पावरफुल पोजीशन से कर रहा है या फिर उसे एक पक्ष ले लेना चाहिए था, या वो पक्ष लेता हुआ दिख रहा है? नहीं, हमारे हमेशा पॉलिसी रही है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की। हाँ। हम इशू बेस्ड डिसीजन लेते हैं, हम किसी पक्ष में या किसी ब्लाइंडली किसी को हम फॉलो नहीं करते। हाँ। और यही सही तरीका है कि हर चीज़ को एक उस वक्त क्या देश के लिए सबसे अच्छा होगा उसको मद्देनज़र रखते हुए फैसले लिए जाए। थैंक यू सो मच जनरल नरवणे, आप हमारे साथ आए। न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को बहुत सारी बातें खुलकर आपने यहाँ पर कही है और सरलता के साथ रख ली है। नई किताब के लिए जनरल मनोज
नरवणे की ये नई किताब मार्केट में आ चुकी है, द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड, अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड द मिस्ट्रीज। सेना को, सशस्त्र बलों को अगर बेहतरी से जानना है तो इस किताब के पन्ने आपको ज़रूर पलटने चाहिए। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू रूबिका। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू।